आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और एक चैप्टर जो हमें आज की क्लास में करना है, नया चैप्टर, वो हम करेंगे। चैप्टर का नाम है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर का नाम है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो चैप्टर हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इसको चैप्टर को पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसके कुछ पॉइंट्स है जो पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना। आइए पूरा चैप्टर आज ही क्लास में खत्म करते हैं, इसी क्लास के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था, बताया हुआ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। जब कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है या कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूटी को परफॉर्म करने से मना कर देता है, राइट। जब भी कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में था वो पर्सन और उसने कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन को पूरा करने से मना कर दिया, तो ऐसे केस के अंदर हम क्या कहते हैं, उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। चलिए आ जाइए स्टार्ट करा जाए। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपल सी कहानी है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, पढ़िए। पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर बाउंड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। जब भी कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है तो उस पार्टी के क्या है, बाउंडेशन है। उस पार्टी में क्या होगी, उस पार्टी को बाउंड होगी वो पार्टी कि वो अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करे। मेरा और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने मुझे फीस दी और मैंने आपको पढ़ाना है, तो आपने अगर इंस्टॉलमेंट में फीस भरी है तो आपकी ऑब्लिगेशन ये है कि आप पूरी फीस भरिए, ठीक है। और मेरी ऑब्लिगेशन है कि मैं आपको ढंग से पूरा पढ़ाऊं, पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊं। जब दोनों ही पार्टी अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करती है तो फिर ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बढ़िया है। बट जब एक पार्टी दोनों में से परफॉर्म नहीं करती कॉन्ट्रैक्ट को, तो उस केस के अंदर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो जब भी कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है दोस्तों, तो उस केस के अंदर दोनों पार्टी के पास क्या हो जाती है, दोनों पार्टीज के पास ऑब्लिगेशन आ जाती है और वो बाउंड होते हैं उस चीज को पूरा करने के लिए। मैंने आपसे बोला क्या मेरी आप कार खरीदेंगे, आपने कहा हाँ मैं खरीदूंगा। तो मैं अब बाउंड हो गया हूं कार को देने के लिए और आप बाउंड हो गए पैसा देने के लिए। तो हमारी ऑब्लिगेशन क्या है, मेरी ऑब्लिगेशन है कार देना और आपकी ऑब्लिगेशन है पैसा देना। तो जब भी कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है तो उनकी ऑब्लिगेशन जो होती है उनको पूरा करना होता है, उनको परफॉर्म करना होता है, वो बाउंड हो जाते हैं अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो कह रहा है इफ एनी पार्टी फेल टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड अपॉन हिम ही इज सेड टू बी हैव कमिटेड टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करती तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सिंपल सी कहानी है, बड़ा सिंपल सा मतलब है। अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है तो दोनों पार्टी के पास ऑब्लिगेशन आती है किसी चीज को करने की, ठीक है ना। मैं रेस्टोरेंट में जाता हूं, मैंने कहा मुझे कुछ फूड ऑर्डर करा मैंने, तो फूड मैंने जो ऑर्डर करा उसने मुझे डिलीवर करना है, ये इसकी ऑब्लिगेशन है, और मुझे उसको पैसे देने मेरी ऑब्लिगेशन है। मैंने फूड खा लिया और पैसे डिलीवर नहीं करे, तो यहां मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। या मैंने पैसे दे दिया, उसने मुझे फूड नहीं दिया, तो वहां पर उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो दोनों पार्टी के पास अपनी अपनी ऑब्लिगेशन आती है, ड्यूटी आती है, जिनको उनको परफॉर्म करना होता है। अगर एक पार्टी ड्यूटी परफॉर्म कर रही है और दूसरी पार्टी नहीं कर रही है, रिफ्यूज कर देती है करने से, तो दूसरी पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया। जब दोनों पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं करते, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक नहीं करता, तो हम कहते हैं फिर वो क्या हो गया, ब्रीच कर दिया उस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा मतलब आपको समझ में आ गया। पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर बाउंड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन इफ एनी पार्टी फेल टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन इम्पोज अपॉन हिम। जो ऑब्लिगेशन उसके ऊपर थी, अगर वो उस ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए फेल हो गया, परफॉर्म नहीं कर पाया, तो हम कहेंगे उस पार्टी ने क्या कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमिट कर दिया। Thus, breach of contract means failure or refuse of a party to perform his obligation under the contract without any law excuse.
कह रहा है भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, इसका बेसिक मतलब यही है, जब भी कोई पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए मना कर दे या फेल हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, पूरा नहीं करा, ठीक है जी। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ पार्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। भी जब कोई पार्टी परफॉर्म करने से मना कर दे, जब कोई पार्टी ब्रीच कर दे, परफॉर्म करने से मना कर दे, तो वो टूट जाएगा ना कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा ना वहां पर। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी एक टाइप है किसका, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से भी डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक जब पॉइंट था ना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, ब्रीच अगर कोई पार्टी ब्रीच करती है, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करती, अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करती, तो उस वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, और उसी से चैप्टर से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। अब देखिए यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के हो सकते हैं, एक्चुअल और एंटीसिपेटरी। अब दोनों का मतलब समझते हैं कि एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, दोनों एग्जांपल से दोनों का मतलब समझ में आ जाएगा आपको। आइए एग्जांपल देखते हैं। कितने टाइप्स के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सर, दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल और एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आइए एग्जाम, भाई सोहन ने मोहन को ऑर्डर दिया गुड्स का, सोहन ने मोहन को गुड्स का ऑर्डर दिया, ऑर्डर प्लेस, 1 अप्रैल को ऑर्डर प्लेस करा गया, और ऑर्डर में क्या था, ऑर्डर में यह था कि सोहन मोहन से 100 लैपटॉप का ऑर्डर प्लेस करा है, 100 लैपटॉप इसको चाहिए, उसने 100 लैपटॉप का ऑर्डर प्लेस करा हुआ है। सोहन ने मोहन को 100 लैपटॉप का ऑर्डर प्लेस करा है दोस्तों, ठीक है। सोहन ने मोहन को कितना लैपटॉप का ऑर्डर दिया, 100 लैपटॉप का। मोहन ने कहा इन लैपटॉप को मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, तो लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए समय चाहिए, तो मोहन ने प्रॉमिस करा कि मैं आपको ये लैपटॉप डिलीवर कर दूंगा 1 अक्टूबर को। डिलीवरी डेट सेट करी, डिलीवरी डेट क्या हो बताइए, 1 अक्टूबर को मैं ये लैपटॉप आपको डिलीवर कर दूंगा, हमने आपका ऑर्डर ले लिया है, हमने आपका ऑर्डर ले लिया है। इसने कहा ठीक है, इसने कहा पैसे कब देने हैं, सोहन ने कहा सर मुझे पैसे कब देने होंगे। मोहन कहने लगा पैसे तो सर आपको इमीडिएटली पे करना होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करा इसने, क्या कर दी सर, पेमेंट कर दी, इसने मनी जो इतना लैपटॉप की मांगा था उतना लैपटॉप की इसने पेमेंट कर दी, मनी पेड। अब मुझे बताओ क्या सोहन की ऑब्लिगेशन क्या थी, सोहन की ऑब्लिगेशन थी कि वो पैसे देगा, और मोहन की ऑब्लिगेशन है कि वो लैपटॉप देगा। तो सोहन ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया, यस। ऑब्लिगेशन को क्या कर दिया इसने, परफॉर्म कर दिया, भाई पूरा कर दिया। अब किसकी ऑब्लिगेशन रह गई कि भाई मोहन को लैपटॉप देना है, मोहन को लैपटॉप देना है। लैपटॉप देने की ड्यू डेट कब है सर, लैपटॉप देने की ड्यू डेट कब है सर, लैपटॉप देने की ड्यू डेट है 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर तक आपको डिलीवर करने हैं लैपटॉप, 1 अक्टूबर को डिलीवर करने हैं। मान लो आज 1 अक्टूबर हो गई, 1 अक्टूबर हो गई आज, तो ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट कब है, 1 अक्टूबर को। ड्यू डेट पर क्या हुआ दोस्तों, मोहन ने रिफ्यूज कर दिया कि भाई मैं गुड सप्लाई नहीं करूंगा, मोहन ने रिफ्यूज कर दिया कि ऑन अ ड्यू डेट पर मोहन ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं गुड सप्लाई नहीं करूंगा। रिफ्यूज टू सप्लाई दी लैपटॉप,
मोहन ने ड्यू डेट पर, जिस दिन डिलीवर करने की डेट थी उस दिन उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर रहा, मैं अपनी ऑब्लिगेशन को। अब मुझे बताओ इसकी ऑब्लिगेशन क्या थी कि लैपटॉप सप्लाई करना। अब मैं कह दूं उसने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करा है? नहीं सर, इसने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करी। इसने अपनी ऑब्लिगेशन क्या करा सर? परफॉर्म नहीं करी, राइट। इसने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करी। एक पार्टी जब अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर देती है, एक पार्टी जब अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर देती है और दूसरी पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करती, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं इसको? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? इसको क्या कहते हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, अगला पॉइंट, एग्जाम्पल को ध्यान समझेंगे दोस्त, एग्जाम्पल को ध्यान समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर ए ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर प्लेस करा 1 अप्रैल को। मिस्टर ए ने एक ऑर्डर प्लेस करा 1 अप्रैल को मिस्टर बी को, और ऑर्डर क्या था? ऑर्डर ये था 100 लैपटॉप का, 100 लैपटॉप का ऑर्डर दिया। अब मिस्टर बी ने कहा कि हम ये ऑर्डर डिलीवर करेंगे आपको, ये ऑर्डर हम परफॉर्म करेंगे ऑन 1 अक्टूबर। तो ड्यू डेट जो थी वो 1 अक्टूबर को थी। भाई मिस्टर ए ने मनी पे कर दिया, मनी पेड। मिस्टर ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करी। यस, मिस्टर ए ने अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर ली। मिस्टर ए ने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर ली। अब मिस्टर ए ने कहा ऑन 1 अगस्त, मिस्टर ए ने 1 अगस्त को मिस्टर बी ने 1 अगस्त को मिस्टर ए से कहा कि भाई मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा गुड्स को। मिस्टर बी ने 1 अगस्त को मिस्टर ए को कहा कि मैं गुड्स सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, मैं गुड सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। कब कहा? 1 अगस्त को कहा, और रिफ्यूज कर दिया गुड सप्लाई करने से। रिफ्यूज टू सप्लाई गुड्स। तो क्या मुझे बताओ, जो ऑब्लिगेशन मिस्टर बी की थी, क्या उसने वो परफॉर्म करी? ऑब्लिगेशन परफॉर्म करी बी द्वारा? सर नहीं, बी द्वारा ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करी। ये भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और वो भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। अब मुझे बताओ दोनों ही एग्जांपल में डिफरेंस क्या है? मैंने आपको 2 एग्जांपल दिखाए, दोनों एग्जांपल में डिफरेंस से बताइए। दोनों ही एग्जांपल में डिफरेंस बताइए। देखो दोनों एग्जांपल सिमिलर नेचर के हैं, मैंने आपको सिमिलर नेचर के बताए हैं। इधर भी सेम एग्जांपल है और इधर भी सेम एग्जांपल है, बस डिफरेंस कहां है वो मैं आपसे जानना चाहता हूं। किसी को डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों एग्जांपल में? कुछ डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हो उसको? बच्चों ने कमेंट करा है, देखो मैं पढ़ता हूं एक बार। एक में बताकर ब्रीच कर रहा है, नहीं बताकर तो उसने, अरे बेवकूफा, यहां पर ड्यू डेट पर 1 अक्टूबर को भी मोहन सोहन को ये कहेगा कि मैं भाई नहीं दे पाऊंगा, मैं गुड्स डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, ये भी तो बता ही रहा है। जब एक पार्टी रिफ्यूज कर देगी इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब दूसरा पार्टी को पता चल जाएगा ना कि रिफ्यूज कर दिया। क्या यार, कुछ भी। बच्चे कह रहे हैं मिस्टर ए ने परफॉर्म
किया क्या मतलब नहीं क्या कहना क्या चाहता है, मिस्टर ए ने परफॉर्म किया, किए क्या मतलब ने नहीं क्या, अबे भाई ओ सौरभ, कृष्णा कह रहा है सर डिफरेंट डेट पर रिफ्यूज करा गया है सर। फर्स्ट दीपशिका कह रही है सर ड्यू डेट से पहले दे दिया, ओहो ड्यू डेट से पहले। दीपशिका कह रही है सर फर्स्ट वाले में ड्यू डेट पर कर रहा है और सेकंड वाले में ड्यू डेट से पहले कर रहा है। ये वाला जो आंसर था ना, दिल को छू लिया दीपशिका, दिल छूता भैया, सही एकदम, बहुत सही। भाई इस वाले एग्जांपल में रिफ्यूज करा जा रहा है ड्यू डेट पर, रिफ्यूज करा जा रहा है ऑन ड्यू डेट, है ना, देखा आपने, जिस दिन डिलीवर करने की डेट थी उसी दिन मना कर दिया। और इस वाले एग्जांपल में रिफ्यूज करा जा रहा है बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले। देखिए बच्चों ने सभी ने आंसर दिया है, पर एक होता है आंसर देने का, प्रेजेंट करने का तरीका, वो हर किसी की बस की बात नहीं होती। सही बच्चों ने कहा सर ड्यू डेट से पहले की बात हो रही है, एक में ड्यू डेट हो रही है, एक में ड्यू डेट से पहले की, एक तरीका होता है प्रेजेंट करने का। जैसे कि दीपशिका ने अपना तरीका बताया प्रेजेंट करने का, सबने आंसर वही दिया, ऐसा नहीं है कि सबने डिफरेंट आंसर दिया है, एक दो का डिफरेंट था, बाकी मैक्सिमम बच्चों का सेम आंसर था। पर एक होता है आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका, आंसर आता है आप, पर आप कैसे प्रेजेंट करते हो ये इंपॉर्टेंट है कि अगला पर्सन को समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा। तो एक बच्चे ने कहा ड्यू डेट से पहले, नीचे कमेंट करे ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट से पहले। पर एक बच्चा कह रहा है सर पहले वाले केस के अंदर ड्यू डेट पर रिफ्यूज करा गया है और दूसरे वाले केस के अंदर ड्यू डेट से पहले रिफ्यूज करा है। ये आंसर प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा था। रिफ्यूज बिफोर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट, रिफ्यूज बिफोर ड्यू डेट। तो यहां पर अगर आप देखते हो, यहां इस वाले एग्जांपल में ड्यू डेट से पहले ही रिफ्यूज कर दिया कि भाई मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, और जिस दिन यहां पर ड्यू डेट आनी थी उस दिन यहां पर रिफ्यूज करा, बस इतना ही फर्क है एक्चुअल और एंटिसिपेटरी। जब दोस्तों आप ड्यू डेट पर रिफ्यूज हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटिसिपेटरी, सॉरी एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ड्यू डेट पर जब कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज हो जाता है उसको एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सिंपल मीनिंग समझ में आ गया, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा ऑन अ ड्यू डेट, दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम क्या कहेंगे, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। एक मिनट, तो जब ड्यू डेट पर रिफ्यूज कर दिया जाए, जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट पर हो जाए तो उसको कहते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और जब रिफ्यूजल ड्यू डेट से पहले हो जाए, दोस्तों क्या बोल रहा हूं, जब रिफ्यूज बिफोर ड्यू डेट हो जाए तो उसको कहते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बड़ा सिंपल और सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एंटिसिपेट, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बताइए समझ में आया। मतलब सिंपल सी कहानी ये है कि जब आप ड्यू डेट पर ब्रीच होता है, जिस दिन परफॉर्म करने का दिन था उस दिन आपने रिफ्यूज कर दिया तो फिर ये एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। और जिस दिन परफॉर्म करने का दिन था उससे पहले ही आपने मना कर दिया कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को पूरा करने के लिए, ये एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा चुका हूं। और अगर आप इसी को याद रखे, एग्जाम्पल देकर आए, इसी एग्जाम्पल के फॉर्म में देकर आए कि सर एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि जब हम रिफ्यूज कर देती है, जब एक पार्टी अपनी परफॉर्म ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए ऑन अ ड्यू डेट, जब ड्यू डेट पर कोई पार्टी रिफ्यूज करती है परफॉर्म करने के लिए तो एक्चुअल होता है। और जब ड्यू डेट से पहले कोई पार्टी अपनी परफॉर्मेंस को ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए मना कर देती है तो उसको एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दोनों ही एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, ये दोनों एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। आइए अब इनका मतलब समझ लो, बस और कुछ नहीं। मतलब देखिए,
इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम है प्रेजेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, याद रहेगी। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस इज ड्यू, जब परफॉर्मेंस ड्यू हो जाती है और एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इज ड्यू, जिस वक्त परफॉर्मेंस ड्यू हुई थी, वन पार्टी फेल और रिफ्यूज और नेग्लेक्ट टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जिस दिन आपको परफॉर्म करना था अपनी ऑब्लिगेशन, अगर उसी दिन आप मना कर देते हो परफॉर्म करने के लिए, नेग्लेक्ट कर देते हो, रिफ्यूज कर देते हो या कर नहीं पाते किसी वजह से, तो फिर हम उसको एक्चुअल या प्रेजेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ठीक है जी। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो, एक्चुअल ब्रीच डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट, इट गिव राइट टू द एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीड पार्टी क्या होता है? जिसके साथ धोखा हुआ है, मतलब दूसरा पर्सन, सोहन, टू sue the party at a fault for damage for breach of contract। तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है? जिस पार्टी के साथ धोखा हुआ है, जिस पार्टी के साथ, जो पीड़ित पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी मतलब पीड़ित पार्टी। कौन है हमारे एग्जांपल के अंदर पीड़ित पार्टी? बताओ सर, मोहन ने धोखा दिया है ना, तो मोहन ने धोखा दिया है, तो कौन है भैया हमारा इस केस के अंदर? भैया कौन है बताइए? सोहन। मोहन ने धोखा दिया है, तो सोहन इज एग्रीव्ड पार्टी। तो सोहन को कोई डैमेजेस हुआ है तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है अपना मोहन से। तो ये कह रहा है कि यहां पर जैसे इसने ब्रीच करा तो कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट, और सोहन कोई भी डैमेजेस क्लेम कर सकता है अगर उसको कोई डैमेजेस हुआ है। हिंदी में भी लिख दिया, अगर ड्यू डेट या जो ड्यूटी परफॉर्म करने वाला था तब मना, जब ड्यूटी परफॉर्म, जब आएगा जब ड्यूटी परफॉर्म करने वाले थे तब मना कर दिया तो उसे एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अगर ड्यू डेट से पहले मना कर दिया तो उसे एंटीसिपेटरी ब्रीच कहेंगे। सिंपल सा मतलब है, ऑन अ ड्यू डेट पर अगर आप परफॉर्म करने से मना कर दो तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ड्यू डेट से पहले अगर आप परफॉर्म करने से मना कर दो तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम है कंस्ट्रक्टिव ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, याद रहेगी। एंटीसिपेटरी का दूसरा नाम कंस्ट्रक्टिव है और एक्चुअल का दूसरा नाम प्रेजेंट है, ठीक है। एंटीसिपेटरी का मतलब क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टिव ब्रीच, और ये कब होगा? व्हेन अ पार्टी रेपुडिएट हिज लायबिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द टाइम परफॉर्मेंस इज ड्यू। जब ये पहले ही लायबिलिटी क्या कर दे? मना कर दे अपनी लायबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन, एक तरीके की लायबिलिटी होती है, हमें ऑब्लिगेशन पूरा करना है। ऑब्लिगेशन एक तरीके की क्या होती है? पर्सन के ऊपर लायबिलिटी होती है कि यार इसको आपको करना पड़ेगा, ये एक काम भी है, ये करना है, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा अकाउंट्स के अंदर आपको सैलरी एडवांस मिल जाती है, तो क्या आप अपनी लायबिलिटी जनरेट करते हो? रिसीव्ड इन एडवांस, क्या कहते हो? प्रीपेड सैलरी दे दो, सॉरी इनकम रिसीव्ड एडवांस कहते हो, कमीशन रिसीव्ड एडवांस। तो जो भी आपको पैसा एडवांस में मिलता है तो उसमें आप क्या कहते थे? उसको लायबिलिटी बना लेते थे। क्यों? क्योंकि उसका काम अभी करना पेंडिंग है, तो काम की भी लायबिलिटी जनरेट होती है। तो इधर जो परफॉर्मेंस थी उसकी लायबिलिटी जनरेट होती है, बिफोर द टाइम फॉर परफॉर्मेंस ड्यू, जब परफॉर्मेंस ड्यू होने वाली थी उससे पहले, बिफोर, उसने मना कर दिया। इस रेपुडिएट का मतलब होता है मना करना। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों क्या हो गया? उसको हम कहेंगे एंटीसिपेटरी। व्हेन अ पार्टी बाय हिज ओन एक्ट कंडक्ट डिसेबल हिमसेल्फ फॉर परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जब कोई पार्टी अपने ही वजह से, अपने ही ऐसे एक्शन से परफॉर्मेंस को पूरा नहीं करती, अपने ही एक्ट से परफॉर्मेंस को पूरा नहीं करती बिफोर द ड्यू डेट, तब उसको एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे लिखा क्या है? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बाय इटसेल्फ डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज ओनली व्हेन द एग्रीड पार्टी एक्सेप्ट द रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इफ he does not accept the reputation of a contract, if he does not accept the reputation of contract, continue to exit and may be performed by the other party if possible। क्या मतलब बोला इसने? कहा, मैं आपको सिंपल हिंदी मतलब समझाता हूं। इसका मतलब कहता है, देखिए जब एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जब कोई पर्सन पहले ही मना कर देता है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को ऑन 1 अगस्त को ही मना कर दिया कि मैं गुड्स सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। अगर मिस्टर ए कह रहे चल कोई बात नहीं, गुड्स नहीं सप्लाई करा, मैं किसी और से करवा लूंगा, तब तो उसने अपनी जो उसने रिफ्यूज करा, जो उसने मना करा अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करने से, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। तू दे भाई, मुझे नहीं पता। मतलब एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं होता,
उसमें किसकी डिपेंड करता है, एग्रीव्ड पार्टी, जिस पार्टी के साथ जो पीड़ित पार्टी है वो बताएगा कब डिस्चार्ज होगा। अगर उसने उसकी रिफ्यूजल पे एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ चल कोई बात नहीं भाई, नहीं हो पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी और को दे दूंगा ऑर्डर, तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों वो डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और अगर उसने उसके रिफ्यूजल को एक्सेप्ट नहीं करा तो फिर उसको परफॉर्म करना होगा, तू कर नहीं तो किसी और से करा, हमें नहीं पता, मुझे लैपटॉप चाहिए इतनी तारीख को। पर ड्यू डेट वाले दिन क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। वो थोड़ा कहेगा भाई मुझे तो आज चाहिए था लैपटॉप, तूने आज ही मना कर दिया, तो फिर वो क्लेम डैमेज करेगा, वही डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ लो फर्क क्या है। जब एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना दोस्तों, तो वो ड्यू डेट पर होता है। अब ड्यू डेट पर जब ब्रीच हो जाए कॉन्ट्रैक्ट तो फिर वहां डिस्चार्ज हो जाता है इमीडिएटली, फिर ऑप्शन नहीं होता एग्रीव्ड पार्टी के पास, क्योंकि जिस दिन उसको चाहिए उसी दिन उसने मना कर दिया। पहले मना कर रहा था तो किसी और से करवा लेता या कुछ होता, पर जिस दिन उसने उस दिन मना कर दिया तो फिर वहां पर एट द टाइम डिस्चार्ज हो जाएगा। बट जब एग्रीव्ड एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो एग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन होता है, क्योंकि वो पहले बता देता है कि मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा गुड्स, या मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो एग्रीड पार्टी अगर चाहे तो उसकी रिफ्यूजल को एक्सेप्ट कर सकती है, और कोई डैमेजेस तो क्लेम कर लेगी, वो अलग चीज है, रिफ्यूज एक्सेप्ट कर लेगी। और जैसे अगर उसके रिफ्यूजल को एक्सेप्ट कर लिया तो वहां डिस्चार्ज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा वहीं पर। अगर जो एग्रीड पार्टी है अगर उसके रिफ्यूजल को एक्सेप्ट नहीं करती, वो कह रहा है कि भाई मैं गुड डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, हमें नहीं पता भाई, मुझे 1 अक्टूबर को गुड्स चाहिए किसी भी हाल में, 100 लैपटॉप तू कर या तू किसी और से करवा, मुझे 100 लैपटॉप चाहिए ना तो केस कर दूंगा तेरे ऊपर में, तो वहां पर डिस्चार्ज नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट। तो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यहां ऑप्शन होता है एग्रीड पार्टी में, अगर एक्सेप्टेंस हो जाती है रिफ्यूजल की तो डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं करता तो डिस्चार्ज नहीं होगा, उसको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, या तो तू करवा या किसी और पार्टी से करना पड़ेगा। होप आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट, उसमें एग्रीड पार्टी के पास ऑप्शन होता है, अगर वो रिफ्यूजल को एक्सेप्ट कर लेती है तो डिस्चार्ज हो जाएगा एग्रीड पार्टी। अगर एग्रीड पार्टी रिफ्यूजल को एक्सेप्ट नहीं करती तो उसको परफॉर्म करना पड़ेगा अगली पार्टी को, या वो खुद करेगा या किसी और पार्टी से करवाएगा। ये दोनों एग्जाम्पल नीचे लिख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ जगह छोड़ दी है मैंने। अब यहाँ पर हमें 5 पॉइंट पढ़ने हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। 5 पॉइंट है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज का मतलब समझो भाई, अगर मान लो किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, भाई मान लो समझो सोहन इंतजार कर रहा है यार 1 अक्टूबर को 100 लैपटॉप आएंगे तो मैं आगे बेचना चालू करूंगा, आएंगे 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 आएंगे। जैसे 1 अक्टूबर हुआ फोन घुमाया, फोन ही नहीं उठा रहा। अब बड़ी मुश्किल से फोन उठाया तो कह रहा मैंने दे रहा, भाई जा जो करना है वो कर ले। अब सोहन तो बर्बाद हो गया बेचारा, उसने अपने सारे कस्टमर जोड़ लिए कि भाई 1 अक्टूबर को लैपटॉप आ रहे, सेल होगी करके सारे कस्टमर रेडी है, और जब 1 अक्टूबर की बात आई तो फिर वो, अब सोहन का दिमाग खराब हो गया। वो कह रहा भाई ये क्या बात है, मेरे तो ऐसे बहुत लॉस हो जाएगा, मेरे तो सारे कस्टमर कहीं और चले जाएंगे। तो अब अगर कोई ब्रीच कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को तो अगली पार्टी के पास क्या अधिकार है, अगली पार्टी क्या क्या मांग सकता है उससे, कैसे कैसे डैमेजेस मांग सकता है, किस चीज के डैमेजेस मांग सकता है, कितना पैसा मांग सकता है ना, ये इस चीज को कहते हैं रेमेडीज। क्या कहते हैं, रेमेडीज। ऑप्शंस क्या है आपके पास, अगर कोई पार्टी आपको ब्रीच कर दे तो अगली पार्टी जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो पीड़ित पार्टी जिसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, तो उसके पास क्या ऑप्शन आ जाते हैं, क्या डैमेजेस वो क्लेम कर सकते हैं, कितना पैसा मांग सकते हैं, कि कब मांग सकते हैं पैसा, कब नहीं मांग सकते, इसको रेमेडीज कहते हैं, रेमेडीज कहते हैं। तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस है, उसके पास ये ऑप्शन सर, सूट फॉर रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, शूट फॉर डैमेजेस, शूट मतलब केस कर देगा कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो, केस कर देगा डैमेजेस के लिए, क्वांटम मैरिट्स के लिए केस कर देगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इंजेक्शन के लिए केस। तो उसके पास 5 अधिकार आ जाते हैं, उसके पास क्या हो जाते हैं, 5 ऑप्शंस आ जाते हैं कि उन 5 में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। मान लो आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा और ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब ऐसे केस के अंदर आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं, वो आपको पढ़ाया जा रहा है कि इन केस कभी फ्यूचर में आपका साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए ना, आपके पास ये 5 ऑप्शन है सर, इन 5 ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, जरूरी नहीं है एक ही कर सकते, 5 के 5 कर लो आप, जो भी आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो फिट बैठेगा। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 5 पढ़ाने के बाद आप देख लेना कौन सी आपकी सिचुएशन में फिट बैठ रहा है, उसको आप यूज करके केस कर दो। शूट फॉर डैमेजेस, आपको अगर लॉस हो गया तो डैमेजेस के लिए केस करो, आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना तो कैंसिल करने के लिए केस करो, परफॉर्मेंस कराना, कह रहा मुझे नहीं चाहिए कुछ, मुझे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करके दे, मुझे नहीं पता, चाहे तू कर चाहे और बाटे, परफॉर्मेंस के लिए केस कर दो। तो आप क्या क्या ऑप्शन बच जाते हैं जब दूसरी पार्टी के जो एग्रीड पार्टी अगर उसके साथ ब्रीच हो जाए कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके पास क्या ऑप्शन आते हैं, उसके पास 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सूट फॉर रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिसेशन का मतलब बताया था ना मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, ठीक है ना, कैंसिलेशन। सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर अपॉन अ क्वांटम मैरिट्स, अब ये क्वांटम मैरिट्स क्या होता है, सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सूट फॉर इंजेक्शन।
आइए सर एक एक करके पढ़ा जाए इसको और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये 5 टॉपिक पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहला है सूट फॉर रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे रेसेशन क्या होता है, रेसेशन बताएंगे, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। रेसेशन ही बताएंगे, रेसेशन, रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेसेशन का मतलब अच्छे से बताना, रेसेशन का क्या मतलब होता है अच्छे से बताइएगा। अरे बताओ, प्रीवियस लेक्चर में तो बताया था। रेसेशन मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बढ़िया। बच्चों ने नोट्स उठा लिए कितने में, बच्चों ने नोट्स उठा लिए इतने में, और देखा 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 करके देखा, एक बार पन्ना घुमाया। अच्छा ये है क्या, चलो बोलते हैं। बिल्कुल सही बात। अब नोट से कराओ या जैसे कराओ, रेसेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर लेना। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है उसको रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कलेक्शन ऑफ माई कंक्लूजन एंड, रमा सारे पता नहीं क्या कह रहा है, यादव जी पता नहीं क्या कहां से गूगल से कॉपी करके आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं। भाई गूगल से क्यों करना है जब मैंने बता दिया था आपको तो। अच्छा मैं वही सोचूं कि बच्चे बता कैसे रहे, क्योंकि पहली लाइन में तो लिखा हुआ है रेसेशन मींस कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं भी पता नहीं क्यों पूछ रहा हूं, सामने सामने आंख फाड़ फाड़ के बच्चों को दिख रहा है रेसेशन मींस कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं पूछ रहा हूं रेसेशन का मतलब क्या है। चलो इतनी तेजी पता नहीं कहां से, पन्ने पलटने की जरूरत क्या है जब सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा है तो। बच्चे कह रहे हैं हाँ तेज। रेसेशन मींस कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को जब हम कैंसिल करते हैं तो दोस्तों उसको रेसेशन कहते हैं। व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पार्टी अनदर पार्टी में sue टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइन। रिसाइन का मतलब भी कैंसिल ही होता है, ठीक है ना। When the court grant recession, the agreed party is free from all his obligation under the contract। क्या मतलब है कि भाई देखिए किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, जैसे कि अभी हमने बात करी थी सोहन और मोहन की। तो सोहन ने 100 लैपटॉप का ऑर्डर दिया, मोहन ने कहा 1 अक्टूबर को डिलीवर करूंगा, 1 अक्टूबर को मोहन ने रिफ्यूज कर दिया। अब मोहन ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। अब सोहन के पास क्या आया, ऑप्शन आ गया, सोहन ने केस कर दिया मोहन के ऊपर कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होना चाहिए। तो कैंसिलेशन के लिए भी आप केस कर सकते हो कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरे पैसे वापसी दे दो, या मैं जो पैसे देने थे वो मैं नहीं दूंगा। मान लो सोहन ने पैसे नहीं दिए होंगे, वो ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी देना चाह रहा था, तो उसने भी मना कर दिया, भाई आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं, जब तुमने डिलीवर कर दिया नहीं तो मैं क्यों दूं तुम्हें पैसे। सिंपल सी बात है। आप अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हो और अमेजोन वाला आपको डिलीवर करता ही नहीं, तो आप पैसे भी नहीं दोगे ना अमेजोन को। सिंपल सी बात है। भाई मैं क्यों दूं, जब तूने ऑर्डर ही डिलीवर नहीं करा, तो डिलीवर करेगा तभी तो मैं तेरे को पैसे दूंगा। मतलब डिलीवरी के टाइम पे तो रिफ्यूज कर दिया, जिस दिन डिलीवरी देते उस दिन आया नहीं तू, अब केस के अंदर मैं भी पैसे नहीं दूंगा। तो एज आप केस कर सकते हैं अमेजोन पर। जो पीड़ित पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी जो होती है, वो केस कर सकती है दूसरी पार्टी पर और कह सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होना चाहिए और मैं अब कोई अपनी एप्लीकेशन परफॉर्म नहीं करूंगा क्योंकि तुमने नहीं करी, तुमने ब्रीच करा तो मैं भी नहीं करूंगा अब। ठीक है, मैंने ब्रीच नहीं करा क्योंकि तुमने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं और अब मैं कोई भी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करूंगा क्योंकि मैं फ्री हो गया उस केस के अंदर। ये मतलब है। Rescission means cancellation of contract when there is a breach of contract by the one party and other parties may sue to treat the contract as cancelled। Rescind मतलब होता है कैंसिल। तो अदर पार्टी ने क्या करा, इस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रीट कर लिया और कोर्ट क्या करता है, when the court grant rescission the agreed party is free from his all obligation under the contract। जिस पार्टी के साथ धोखा हुआ है वो पार्टी अब फ्री हो जाएगी जैसी कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिलेशन का ग्रांट मिलेगा कोर्ट द्वारा। सिंपल सिंपल, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ये अपने आप क्या हो जाता है इसको। जैम्स प्रॉमिस टू डिलीवर अ बुक ऑन 5 जनवरी इन मार्क्यू एग्री टू पे इट्स प्राइस ऑन रिसिप्ट ऑफ बुक। अब जैम और मार्क्यू 2 पर्सन है। जैम ने कहा कि मैं आपकी बुक 5 जनवरी को डिलीवर करूंगा, मार्क्यू कह रही है कि भैया मैं आपको 5 जनवरी को ही दूंगी जिस दिन बुक डिलीवर करोगे। अब ये एक्स कहां से आ गया भाई, जैम फेल टू डिलीवर द बुक फॉर नो वैलिड रीजन, कोई भी रीजन नहीं दिया। मार्क्यू में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज पर रेपुडिएटेड मतलब कैंसिल एंड मे रिफ्यूज टू पे द प्राइस।
अब ये थोड़ी ना होगा यार, ये तो वाला आ गया, जैम जैम वाला नहीं, जैम खाते थे बचपन में ब्रांड में लगा लगा के, बच्चों ने विजुअलाइज कर लिया अपने दिमाग में, लाल लाल होता था ऐसे करके लगाते थे नहीं, जैसे मैंने बोला ना जैम जो खाते थे, तो इतना भी तुम्हारी माइंड में आ गया होगा, क्या विजुअलाइज आ गया होगा, अच्छा हाँ ब्रेड ऐसे लाल लाल लगता था, वो चम्मच से होती नहीं तो चाकू से ही लगाते थे। तो मान लो किसी पर्सन ने प्रॉमिस करा, मिस्टर ए ने प्रॉमिस करा मिस्टर बी को कि भाई मैं तुम्हें 5 जनवरी को बुक डिलीवर करूंगा। मिस्टर बी ने कहा जब आप बुक डिलीवर करोगे तो मैं आपको पैसा तभी दूंगा। मिस्टर ए ने बुक डिलीवर करी नहीं, जिस दिन ड्यू डेट थी उस दिन डिलीवर नहीं करी, तो अब मिस्टर बी उसको क्या मान लेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रीट कर लेंगे कैंसिल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, और वो अब पे नहीं करेंगे उस बुक के बदले में, क्योंकि जब तू बुक डिलीवर नहीं करा तो मैं पे क्यों। बहुत बढ़िया। शूट फॉर डैमेजेस, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांटम मेरिट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन, बार बार पूछता है। When a contract is breached, the injured party is entitled to file a suit for damages on a or monetary compensation allowed to the injury party by the court of the for the losses on injury suffered by the him. The fundamental principle underlying damage is not a punishment but compensation, most commonly remedy available to the injury party. बड़ा सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा और उस कॉन्ट्रैक्ट में अगली पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया, अब आपको उस चीज से डैमेज हो गया, आपको उस चीज से लॉस हुआ, लॉस डैमेज नहीं हुआ लॉस। भाई आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देता हूं, मान लो आप कार के डीलर हो, आपने किसी से कार परचेज करनी है, आपने उससे फोटो वोटो मंगा ली और आपने उसका बायर भी ढूंढ लिया। अब आप कार परचेज करोगे उससे 3 लाख रुपए की, आपने बायर को बेचना है 4 लाख रुपए का, आपकी डील सेट हो चुकी है, बायर को पसंद आ चुकी है और सेलर से कार लेनी है, सेलर से जस्ट यहाँ से कार लेंगे, उसको धुलाएंगे, ठीक थोड़ा बहुत कुछ ठीक करना होगा वो करेंगे, बढ़िया से चमका चमकूंगे, बायर को 4 लाख की बेच देंगे। अब आप और डीलर, तो आपने सेलर से कॉन्ट्रैक्ट करा जो कार बेचने वाला था, हमने कहा भैया कार दे दो, आप कब देखो डिलीवर कब करो, कह रहा भैया संडे को दे दूंगा, मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, नेक्स्ट संडे दे दूंगा। उसने कहा ठीक है जी नेक्स्ट संडे, हमने बायर को बोला कि मंडे को आकर ले लेना आपको कार, तो हमने बायर को बोला मंडे को ले लेना, बायर से बात हो रही है 4 लाख रुपए की और सेलर से बात हो रही है 3 लाख की तुम बेचोगे। सेलर ने संडे को रिफ्यूज कर दिया कार देने से, हमने बायर को कर दिया हमारे पास कार नहीं तो हम बायर को क्या दे देंगे, तो हमने बायर को बोला सर वो कार जो है वो सेलर ने अब देने से मना कर दिया। बायर ने कहा ठीक है भाई, बायर क्या करता, बायर अब बायर क्या करता भाई, और हम क्या करते, जब वहां से आगे से कार आएगी तभी तो हम डिलीवर करेंगे, हम तो कार डीलर है बस। तो ऐसे केस के अंदर इस क्योंकि सेलर ने ब्रीच करा कॉन्ट्रैक्ट, इसकी वजह से हमें 1 लाख का लॉस हुआ ही नहीं हुआ। अगर सेलर वो कार दे देता हम बायर को 4 लाख की बेचकर 1 लाख रुपए कमा लेते, हो गया, कमाते नहीं कमाते, क्योंकि सेलर ने पहले हाँ करा, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, इन एंड मौके पे उसने रिफ्यूज कर दिया पेमेंट करने से और कार डिलीवर करने से, हम उसको 3 लाख देने को रेडी थे, उसने कार डिलीवर करने से मना कर दिया, और जैसे उसने कार डिलीवर करने से मना करा तो हमने आगे भी नहीं बेचा, अगर वो कार डिलीवर कर देता हम उसको 4 लाख की बेचकर 1 लाख रुपए जनरेट कर लेते, तो उसके कार डिलीवर ना करने से, उसके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने से मुझे 1 लाख का लॉस हुआ, तो वो लॉस के लिए मैं केस कर सकता हूं उस पार्टी पे। एज अ डीलर, एज अ कार डीलर, मैं उस पर क्या कर सकता हूं, केस कर सकता हूं सेलर पे कि भाई तेरी वजह से मुझे 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है, तो शूट फॉर डैमेजेस, शूट फॉर डैमेजेस, समझ में आया आप, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो और उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को और आपको उस ब्रीच से लॉस हो गया, तो आप उस लॉस का क्लेम कर सकते हो। देखिए लॉस कोई पनिशमेंट नहीं है, पनिशमेंट में होती है जेल, लॉस इज अ कंपनसेशन ऑफ लॉस, सॉरी डैमेजेस, कोई डैमेजेस जो मांगेंगे, डैमेजेस के लिए जो क्लेम करेंगे, लॉस बोल रहा हूं, डैमेजेस के लिए जो क्लेम करा जाएगा उस पार्टी से, जो केस करा जाएगा उस पार्टी से डैमेजेस के लिए, तो उस पार्टी को डैमेजेस पे करने होंगे क्योंकि उसने ब्रीच करा कॉन्ट्रैक्ट। तुम बनाता नहीं, अगर कार नहीं बेचनी थी तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद एंड मौके पे एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट आपने मना कर दिया, तो भैया जो लॉस हम कार डीलर को हुआ है वो मांग लेगा उससे, और लॉस जो कार डीलर को हुआ है वो मांग लेगा, मांगने के बाद हम कहेंगे कि हमने उस पर केस करा फॉर डैमेजेस। तो इसलिए कह रहा है, देखिए एक कॉमन रूल क्या है कि डैमेजेस एक कंपनसेशन के तौर पे दिया जाता है दूसरी पार्टी द्वारा, ना कि पनिशमेंट होती है एक तरीके की, आप कोई भी कह सकते हैं। कह रहा था फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग डैमेजेस इज नॉट अ पनिशमेंट बट इज अ कंपनसेशन। डैमेजेस कोई पनिशमेंट नहीं है दोस्त, डैमेजेस कंपनसेशन है जो आपको पे करना होगा क्योंकि आपने ब्रीच करा कॉन्ट्रैक्ट, और ये मोस्ट कॉमन रेमेडीज होती है जो हर कोई पर्सन मांगता ही मांगता है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देता है तो आप उसके डैमेजेस क्लेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देते हैं, आपने एग्जाम्पल तो मैं एक देख चुका हूं, एक और एग्जाम्पल देते हैं।
हाँ चलिए, मान लो आप तैयारी कर रहे हैं सीएमए की, आपको एग्जाम फॉर्म भरना होता है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एग्जाम, आपने एग्जाम रजिस्ट्रेशन कराया, मान लो फाउंडेशन लेवल पे है, फाउंडेशन लेवल पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया 6,000 रुपए का, है ना। अब 6,000 का आपने रजिस्ट्रेशन कराया, आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया। आप किसी साइबर कैफे के पास गए कि भैया मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म भर दो, उन्होंने कहा ठीक है भर देंगे। आपके और साइबर कैफे के पास क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि वो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरेगा, आप उसको पैसे दोगे, आपने उसको पैसे दे दिया, आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरना भूल गया हो, क्या उसने भरा नहीं जानबूझकर। इससे आपको क्या होगा, आप एक अटेम्प्ट नहीं दे पाए, अटेम्प्ट नहीं दे पाए, जो आपने एडमिशन फीस भरी थी वो बर्बाद हो गई, तो आप उस पर केस कर दोगे, भाई मेरे आप एग्जाम फॉर्म के पैसे तो देगा ही देगा, और साथ में जो एडमिशन मैंने 6,000 रुपये का करवाया ना, उस वजह से मैं एग्जाम नहीं दे पाया, क्योंकि तूने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा, और एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा तो मैं वो एग्जाम दे नहीं पाया, तो इस वजह से तू 6,000 भी देगा और 1,500 भी देगा। शूट फॉर डैमेज, आप उसमें केस कर सकते हैं डैमेजेस के लिए, आप उसको डैमेजेस के लिए केस कर सकते हैं। ठीक है जी। अगला पॉइंट आता है शूट फॉर क्वांटम मेरिट्स, बहुत ही मजेदार पॉइंट है, और इस मजेदार पॉइंट को हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले ये वाला जो छोटी छोटी बातें पहले कर लेते हैं। शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन अ सर्टेन केस ब्रीच डैमेजेस आर नॉट एन एडुकेट रेमेडी, द कोर्ट में इन केस ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, the defaulting party will force to perform the act on promise under the contract. It is granted only in the following cases: when the compensation in a money is not an adequate relief, where here there is a no standard of setting the actual damage caused by the non-performance, and the compensation in money is cannot be obtained. बड़ा सिंपल सा मतलब है इसका, और अगर आपने मैंने पढ़ा जो आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, अब आपने कहा भाई मैं डैमेजेस मांगूंगा। अब डैमेजेस आप मांगने गए तो कोर्ट कहता है भाई कितने पैसे चाहिए, वो कह रहे जी पता नहीं, क्योंकि मेरे को जो लॉस हुआ है मैं उसको असर्टेन नहीं कर पा रहा कि कितने रुपए का लॉस हुआ है। अब कोर्ट ने कहा चलो हम करते हैं, तो कोर्ट ने आप कहा कि अच्छा बताओ ऐसा क्या हुआ, हम उसने कहानी बताई अपनी, ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। कोर्ट भी असर्टेन नहीं कर पा रहा कि कितने रुपए का लॉस हुआ है। अब क्या करा जाए, कितने रुपए का डैमेजेस मांगे भाई। अगर आप डैमेजेस असर्टेन कर पा रहे हो, आप कोर्ट पे केस कर रहे हो डैमेजेस के लिए, शूट फॉर डैमेजेस, आप डैमेजेस के लिए क्लेम कर रहे हो, पर आप ये नहीं बता पा रहे कि कितना क्लेम करना है भैया, कितने रुपए का लॉस हुआ है, पता नहीं जी कितने का हुआ है, आप बताओ कितने का हुआ। मैं आपकी कहानी सुना देता हूँ, उसने बताई, कोर्ट भी नहीं बता पा रहा, कोई भी नहीं बता पा रहा, असर्टेन नहीं कर पा रहे कि लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी असर्टेन नहीं कर पा रहे। अब तो भाई कैसे क्लेम मांगोगे, कैसे डैमेजेस मांगोगे, कितना मांगोगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, मान लो आपने 2 लाख का मांगा और एक्चुअली में वो 10 लाख का निकला, तो आप समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अगली पार्टी जब ब्रीच कर देती है और जितना आपको लॉस होता है वो आप इन टर्म्स ऑफ मनी क्लेम नहीं कर पा रहे, इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं कर पा रहे कि कितने रुपए का लॉस हुआ है, तो ऐसे केस के अंदर आप जो डैमेजेस है वो मनी के टर्म में मत मांगिए, फिर आप उसको क्लेम क्या होगा, आप उस पर केस करिए कि डैमेजेस का केस मत करिए, आप उसको बोले भाई कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर, मुझे नहीं पता मेरा लॉस हो रहा है पर ये नहीं पता लॉस कितने अमाउंट का हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर, कॉन्ट्रैक्ट कर, कॉन्ट्रैक्ट पूरा परफॉर्म कर। तो ये कब होगा दोस्तों, ये कब होगा, देखिए सबसे पहले ये समझो, शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। शूट मतलब होता है केस करना। मेरे को अगर ब्रीच हुआ है, अगर कोई पार्टी में, मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में था और दूसरी पार्टी ने ब्रीच कर दिया, ठीक है नहीं, अब मुझे ये हो रहा है कि भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए नहीं, मैं बहुत पैसा है मेरे पास, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तू कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर भाई, कॉन्ट्रैक्ट कर, मुझे पैसा चाहिए ही नहीं। या तो जब आपको पैसा चाहिए नहीं, या आप पैसा मांगना तो चाहते हो पर ये मेजर नहीं कर पा रहे कि कितने रुपए का लॉस हुआ है, तो ऐसे केस के अंदर कोर्ट पर केस डैमेजेस के लिए नहीं करना, कोर्ट पर केस परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के लिए करना है। भाई आपने घर बनाना है किसी कॉन्ट्रैक्टर से, ठीक है ना, एग्जांपल सुनिएगा ध्यान से, आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर से घर बनाना है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ चार्जिंग खत्म हो गई। हाँ, आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर से दोस्तों घर बनाना है, और घर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने अपने घर बनाया, बनाना चालू करा, बनाना चालू करा, बनाना चालू कर रहा है, अब बाद में पता चला कि उसने घर आधा बनाकर छोड़ दिया। अब आप उसको क्या बोलोगे, पैसे दे, क्या बोलोगे भाई घर बना कर दे, यही तो बोलोगे, पैसे क्यों मांगोगे आप। अब आप कितने पैसे मांगोगे, किस हिसाब से पैसा मांगोगे आप बताओ। आपका घर बनाकर आधा बनाकर छोड़ के चले गया, वो मना करने लगा कि मैं नहीं बना रहा, तो आप उस पर केस किस चीज का करोगे, पैसे का, कितने पैसे के लिए मांगोगे,
आप कहोगे यार पैसे का क्या करूंगा मैं, पैसे तो मेरे को लगाने हैं, उल्टा घर बनाना है पूरा, तो मुझे तो घर बना कर देना पूरा। तो आप क्या बोलोगे, उस पर केस करोगे कि परफॉर्म कर भाई कॉन्ट्रैक्ट को, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे पैसा चाहिए नहीं, मुझे तो तू घर बना कर दे। इसलिए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी केस के अंदर जो ब्रीच करते हैं ना, जब ब्रीच का केस आता है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच का केस है, तो डैमेजेस जो होते हैं मनी की टर्म में एडुकेट नहीं होते। आप कहते हो कि यार मुझे इतने का लॉस हो गया, पर आपको पैसे नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई लॉस हो जाता है, डैमेजेस मांगने होते हैं, पर पैसा नहीं चाहिए होता, उतना पैसा रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए, पैसा कीमती है ही नहीं हमारे लिए, है हमारा घर बनाकर तैयार कर दो भाई तुम, जैसे हमने बोला था। तो कोर्ट में इन सच अ केस ऑर्डर करती है। तो इस केस के अंदर जब भी डैमेजेस एडुकेट नहीं होते, एडुकेट रेमेडी नहीं है, हमारा कोर्ट डैमेजेस मांगना ही नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं डैमेजेस। भाई बहुत सारी पार्टी होती है, उसको पैसे नहीं, कुछ और चीज चाहिए होती, परफॉर्मेंस चाहिए होता है कॉन्ट्रैक्ट का। तो कोर्ट ने ऑर्डर निकाला, कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको डैमेजेस आकर आपके लिए एडुकेट रेमेडी नहीं है। एडुकेट रेमेडी का मतलब हो गया कि आपके लिए वैलिड नहीं है, आपको लगता नहीं है, उस पर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, डैमेजेस से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, किससे सेटिस्फाई हो, कॉन्ट्रैक्ट करवा दो सर पूरा। तो कोर्ट ऑर्डर निकालेगा, कहेगा भाई अब तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना होगा कि डैमेजेस यहां पर सेटिस्फेक्शन नहीं हो दे रही। तो जब आपके पास डैमेजेस एडुकेट रेमेडीज का नहीं आता, सेटिस्फेक्शन दे ही नहीं देती, तो कोर्ट इस केस में ऑर्डर निकालते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा बाय द कॉन्ट्रैक्टर। द डिफॉल्टिंग पार्टी विल फोर्स टू परफॉर्म द एक्ट प्रॉमिस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जो डिफॉल्टिंग पार्टी है ना, कौन, जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने आपका आधा घर बनाकर चले गया, मना करने लगा, तो अब उसको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही पड़ेगा, परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये कब कब केस के अंदर होगा, कब कब केस के अंदर डैमेजेस मनी की टर्म में ना मांगकर परफॉर्मेंस की टर्म में मांगा है कि भाई परफॉर्म करो कॉन्ट्रैक्ट, मुझे पैसे नहीं चाहिए। पहला, व्हेन कंपनसेशन इन मनी इज नॉट एडुकेट रिलीफ। वो कह रहा है जी डैमेजेस अगर मिलेंगे तो 1 लाख मिलेगा, आपको लॉस हो रहा है 2.5 लाख का, मुझे कहा मेरे को नहीं चाहिए 1 लाख रुपए, मुझे कॉन्ट्रैक्ट करवा दे तू। होता है ना ऐसा, होता है ना। मान लो 2 गाड़ी आपस में जा रही थी, ठोक दी, एक की गलती थी एक की नहीं थी। अब वो कह रहा है जी ऐसा है, आप ये गाड़ी जितनी भी आपकी ठुक गई है इसके आप ले लो 1000 रुपए। वो कह रहा है 1000 रुपए, भाई 1 लाख रुपए लग जाएगा, पूरी ठोक दी तूने। कह रहा 1000 ही दे सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, तू ठीक करवा दे, तू ठीक करा दे खुद, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तू ठीक करा। होता है ना ऐसा कि भाई जो तू पैसे दे रहा है मुझे उतना सब बन नहीं पा रहा, वो रिलीफ नहीं दे रहा मुझे उस पैसे में मेरा बनेगा नहीं, तो ऐसा कर तू ठीक ही करा दे मेरी कार। तो ऐसे केस के अंदर जब आपका जो डैमेजेस मनी की टर्म में होता है और वो उतना कम होता है कि आप उससे रिलीफ नहीं ले पाते, आपको लगता है यार इतना मेरे को पैसा मिल रहा है, इससे ज्यादा तो मेरा खर्चा हो जाएगा, इससे अच्छा मैं अपना खर्चा खुद ही करूं, उससे ही करवाऊं, परफॉर्मेंस कर भाई तू कॉन्ट्रैक्ट का, मुझे नहीं चाहिए पैसे, तेरा जो पैसा है वो बहुत कम है भाई, या तो उस लेवल पे पैसा दे जिससे मैं अपना खुद भी करूंगा तो मेरा उतना सेटिस्फैक्शन है। तो मतलब जो तू मनी मुझे दे रहा है उस मनी से रिलीफ नहीं हो रहा, इस केस के अंदर आप परफॉर्मेंस कराओगे कॉन्ट्रैक्ट का। ये बता रहा है कि किस केस के अंदर आप बोलोगे पैसे नहीं चाहिए, परफॉर्म कर कॉन्ट्रैक्ट। पहला, जब आपको जो पैसे दे रहा है वो रिलीफ नहीं दे रहा। दूसरा, when there is no standard for ascertaining the actual damage caused by the non performance। जब दूसरी पार्टी ने परफॉर्मेंस को पूरा नहीं करा था ना, जब दूसरी पार्टी परफॉर्म नहीं कर पा रही है पूरा डैमेजेस, सॉरी दूसरी पार्टी ने जब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करा, ब्रीच करा, तो जितना हमें डैमेजेस हुआ उसको हम असरटेन नहीं कर पा रहे भाई कितने रुपए का डैमेज हुआ है। और जब आप ये असरटेन नहीं कर पा रहे कि कितने रुपए का डैमेज हुआ है, तो आप कितना मांगो उससे, भाई पहले ये तो बताओ कितने रुपए का हुआ है। कह रहा पता नहीं जी। तो मैं कितना दूं, कह रहा पता नहीं। तो ऐसे केस के अंदर कह रहा भाई कॉन्ट्रैक्ट कर दो, जब तुझे पता ही नहीं कि कितने रुपए का डैमेज हुआ है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कराना, पूरा कराना ही बेनिफिट से ले। When the compensation is money is cannot be obtained, when the compensation in money, मनी की टर्म में आप जब मेजर नहीं कर पाते अपना पैसा कि कितने रुपए मांगने चाहिए, कितने रुपए का लॉस हो गया, लॉस इतने का हुआ तो मैं कितने मांगू, तो ये जब नहीं होता तब उस केस के अंदर। तो ये पॉइंट है कि आपके लिए मनी रिलीफ नहीं है, आप जितना पैसा मिल रहा है आपको मनी नहीं चाहिए, आपको परफॉर्मेंस चाहिए। पहला पॉइंट, आपको जो मनी दिया जा रहा है आप मनी ले सकते हो, पर वो मनी रिलीफ नहीं देता, उतना पैसा नहीं दे पा रहे, तो फिर परफॉर्म कर दो कॉन्ट्रैक्ट। या आपको जो डैमेजेस हुआ उसको मनी के टर्म में मेजर नहीं कर पा रहे, तो फिर परफॉर्म कर दो कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस होगा इन 3 केस के अंदर। अगला पॉइंट है सूट फॉर इंजेक्शन। पढ़िए इसके बारे में। सूट फॉर इंजेक्शन रेफर टू द रिक्वेस्टिंग द कोर्ट टू इशू अ स्टे ऑर्डर against the party at a faulty. Injunction means an order of court prohibiting a person to do a particular act. When a party to a contract does something in which he promised not to do in a court may issue an order permitting him to do so. अब आपको समझ में आया ये लाइन का मतलब है, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, पहले आप ये पढ़ लीजिए एक बार। चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ इस पॉइंट को। पढ़ा होगा आपने, आइए। तो मान लो आप एक
आपने फंक्शन किया एक, उस फंक्शन में गाना गाने के लिए आपने बुलाया किसी म्यूजिशियन को, मान लो डीजे वाले भैया को बुला लिया, बादशाह को बुलाया आपने गाना गाने के लिए, डीजे वाले भैया मेरा गाना बजा दे। अब आप एज एन ऑनर, मान लो ये आप हो, मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने इसको बोला कि भाई आप आओ गाना गाने, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा 1 घंटा गाना गाने के। मिस्टर ए और बादशाह के बीच में आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आपने बादशाह को बोला है कि आप 10 लाख रुपए दोगे, 2 घंटे गाना गाने आ जाएगा। बादशाह ने इसका कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट कर दिया। यहां से मैं आया, मैंने कहा बादशाह भाई मैं आपको 20 लाख दूंगा 2 घंटे गाना गाने के, आप मेरे पास काम कर, मेरे पास गाना गा लो सेम डेट पर, 2 घंटे गाना गाने हैं, मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा। और आप कितना दे रहे हो उसको? 10 लाख रुपए। वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा चुका है, वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। बादशाह ने कहा अरे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, चलो भगो। तो बादशाह कहने लगा चल ठीक है मैं आपके वहां आ जाऊंगा, उसके कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दूंगा, ये क्या कर लेगा मेरा। मैंने कहा ठीक है ये तो बढ़िया बात है। अब सेम डेट पे फंक्शन होने वाले थे दोनों के, फंक्शन में बादशाह मेरे वहां आने वाला है। अब इस चीज को पता चल गया, मिस्टर आपको पता चल गया कि भैया आपको पता चल गया कि यार यहाँ तो गड़बड़ हो गई, कॉन्ट्रैक्ट जब बादशाह ने मेरे साथ करा हुआ है फिर वहां कैसे जा रहा है। आपने केस कर दिया बादशाह के ऊपर कि सर ऐसा है, आपने जज साहब से बोला कि जज साहब सर ऐसा देखो बादशाह को हमने बुलाया था, हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 10 लाख की हमारी बात हुई है 2 घंटे गाना गाने के लिए, और बादशाह को कहीं और पैसा मिल रहा है ज्यादा तो वो वहां जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। सर रोको उसको, सर उधर गाना नहीं गाना चाहिए, उसको रोको, स्टे ऑर्डर लगाओ, लगाओ स्टे ऑर्डर कि बादशाह यहां पर इस वाली जगह पर गाना नहीं गाएगा, इसमें स्टे ऑर्डर लगा दो। तो आप जो केस कर रहे हो, आप जो केस कर रहे हो, शू कर रहे हो, किस लिए? स्टे ऑर्डर के लिए कि ये पर्सन यहां गाना नहीं गाएगा, इसने मेरे वहां नहीं गाया, मेरा ब्रीच करा कॉन्ट्रैक्ट को, तो यहां भी नहीं गाना गाएगा। इसको कहते हैं शूट फॉर इंजेक्शन। शूट फॉर इंजेक्शन का मतलब ये होता है जब कोई पार्टी आपके साथ ब्रीच कर दे तो आप उस पार्टी के ऊपर केस कर रहे हो कि उस पर स्टे ऑर्डर लग जाए कि अगर मेरे वहां गाना नहीं गा रहा तो उस पर्टिकुलर डेट पर कहीं भी गाना नहीं गाएगा, और डैमेजेस तो मांगोगे अलग। देखो केस जरूरी नहीं है कि एक ही हो सकता है, पहले आप केस करोगे डैमेजेस के लिए, जो मेरे को लॉस हुआ उस पर दे तू पैसा, दूसरा दूसरा केस करोगे तो कहीं और नहीं गाना गाएगा उस दिन पे, तीसरा, है ना, और कैंसिलेशन का कॉन्ट्रैक्ट का केस करोगे। तो ऐसे आप जरूरी नहीं है कि एक ही केस करो, आप डैमेजेस का केस, कैंसिल का केस और इंजेक्शन का केस कर सकते हैं स्टे ऑर्डर लगाने की जब बात आती है। तो शूट फॉर इंजेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? बेसिकली शूट फॉर इंजेक्शन का मतलब हुआ है, शूट फॉर इंजेक्शन रेफर टू द रिक्वेस्टिंग द कोर्ट टू इशू अ स्टे ऑर्डर अगेंस्ट द पार्टी। तो शूट फॉर इंजेक्शन के लिए आप जाओगे, अगर आप कोर्ट में केस कर रहे हो, कहोगे सर शूट फॉर इंजेक्शन का केस करना है, तो ऑटोमेटिकली कोर्ट समझ जाएगा कि ये हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो डिफॉल्टिंग पार्टी है जिसने ब्रीच करा उस पर स्टे ऑर्डर लगाने के लिए। तो जब भी आपको डिफॉल्टिंग पार्टी में जिस बंदे ने ब्रीच करा है उस पर अगर स्टे ऑर्डर लगाना है कि वो पर्टिकुलर पर्सन कहीं और उस दिन पर काम ना करे या कुछ पर्टिकुलर टाइम तक काम ना करे क्योंकि उसने ब्रीच कर दिया, तो ऐसे रिक्वेस्टिंग करने के लिए आप शूट फॉर इंजेक्शन करेंगे। तो स्टे ऑर्डर लगाने के लिए, स्टे ऑर्डर का मतलब समझता है ना, रोक देना, स्टे ऑर्डर है कि तुम यहां रुक जाओ, अब तुम कहीं गाना नहीं गा सकते, स्टे ऑर्डर। तो शूट फॉर इंजेक्शन रेफर टू द रिक्वेस्टिंग द कोर्ट, कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि इशू करो एक स्टे ऑर्डर अगेंस्ट द पार्टी, पार्टी के ऊपर एट द फॉल्ट जिसने पार्टी ने फॉल्स कर। इंजेक्शन मींस एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट प्रोहिबिटेड अ पर्सन टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट। इंजेक्शन का मतलब क्या आता है? एक ऐसा ऑर्डर कोर्ट का जहां पर उस पर्टिकुलर पार्टी को रोक दिया जाता है, प्रोहिबिट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है लॉ द्वारा कि अब तू आगे ये काम नहीं कर सकता, स्टे ऑर्डर लग जाता है। तो स्टे ऑर्डर का मतलब होता है एक तरीके का इंजेक्शन, लॉ में इंजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? ऑर्डर आया कोर्ट का कि अब तुम ये पर्टिकुलर एक्ट नहीं करोगे, आज के बाद प्रोहिबिटेड कर दिया, तो उसको कहते हैं इंजेक्शन। और उसके लिए जब आप केस करते हो उसको कहते हैं शूट फॉर इंजेक्शन। आया समझ में कॉन्सेप्ट? अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया जिसका नाम है शूट फॉर क्वांटम मैरिट्स। पढ़ो, पढ़ रहे हो दोस्तों? समझ में आ रहा है आपको?
शूट फॉर क्वांटम मेरिट्स का मतलब क्या है, आगे समझ में? बड़ा सिंपल सा है। देखो जब आप यहां पर पढ़ोगे ना, यहां पर आपके पास अधिकार आ जाता है क्वांटम मेरिट्स का। इसका मतलब क्या है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट पार्टली परफॉर्म्ड बाय वन पार्टी हैज बिकम डिस्चार्ज बाय द ब्रीच ऑफ अदर पार्टी, तो उस चीज के आप पैसे ले सकते हैं। मैं समझाता हूं आपको। देखिए आपने क्या करा, आप मेरे पास आए और आपके और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आपने कहा सर मैं आपको हर महीने मैं आपको पैसे दूंगा 6,000 रुपए और आप मुझे पढ़ा देना लॉ। मैंने कहा ठीक है। अब आपने कहा कि सर मैं आपको पैसा एंड में दे दूंगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप पैसे एंड में दे देना। कह रहे सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैंने कहा ठीक है। अब आपने मेरे से 6 महीने पढ़ना है। अब आपने मेरे से 3 महीने पढ़ के 50% कोर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और मैंने कहा बेटा 50% कोर्स हो गया तो 50% फीस भी दे दो। आपने कहा सर मैं तो अब पढ़ ही नहीं रहा, मुझे तो पढ़ना ही नहीं, सर मुझे समझ नहीं आ रहा। बच्चे को जब पैसे लेना होता है ना, वो एक ही बात कहता है, सर मुझे समझ नहीं आ रहा आपको पढ़ाया हो। सब आ रहा होता पर उसने 50% कोर्स ले लिया। तो अब मैंने कहा ये तो गलत बात है। आपने मेरे से क्या कहा था, आपने मेरे से कहा था कि सर आप मुझे पढ़ा दो, 6 महीने पढ़ा दो लॉ, और उसके बाद आपकी जो फीस है मैं आपको दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने आपको आधा पढ़ाया, आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हो, हमारे मेरे और आपके बीच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। तो जितना मैंने पढ़ाया उतना तो मुझे पैसे दो। मैंने आपको 50% कोर्स कंप्लीट करा दिया, तो आपको नहीं पढ़ना, चलो कोई बात नहीं मत पढ़ो, जितना मैंने पढ़ा दिया उतना तो पैसा दो। कह रहा मैं नहीं दूंगा। आप कह रहे हो मैं नहीं दूंगा पैसा, मैं क्यों दूं पैसा, आपने पूरा तो ना पढ़ाया। मैंने कहा मैं तो पढ़ाना चाहता हूँ, आप ही नहीं पढ़ रहे, आप ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो। मैं तो करना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ। वो कह रहा सर मुझे नहीं पढ़ना, मैं पैसा भी नहीं दूंगा। मैंने कहा ये तो गलत है सर। तो इसलिए मैंने आप पे केस कर दिया कि भाई जितना मैंने पढ़ाया उतना तो मुझे मेरा हक बनता है पैसे लेने का। तो इट्स कॉल्ड शूट फॉर क्वांटम मैरिट। शूट फॉर क्वांटम मैरिट का मतलब होता है एक पार्टी, दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट में आई और एक पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को पार्शली परफॉर्म कर दिया है। अब दूसरी पार्टी उसको पैसे देने से मना कर रही है कि भाई अब हम ब्रीच करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हैं और मैं आपको कुछ पैसा नहीं दूंगा। तो अगली पार्टी, जिस पार्टी के साथ ये धोखा हुआ है, जिसने आधा परफॉर्म कर दिया था उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो जितना उसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया है उतना उसको पैसा देना होगा, उतना उसको पैसा देना होगा, नहीं तो वो पार्टी केस कर देगी अगर नहीं तो। दैट इज कॉल्ड शूट फॉर क्वांटम मैरिज। क्वांटम मैरिज का मतलब है जितना आपने काम किया उतना आपको बनना चाहिए, उतना आपको अर्न करा, जितना आपने काम करा उसका पैसा आपको बनता है, वो आप पैसा मांग सकते हो, आपका अधिकार है, आपके पास राइट है कि जितना आपने काम किया उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो उस केस के अंदर आपने जितना काम किया था उस पर आप पैसा मांग सकते हो। आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हो, ठीक है, आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो, आपने जॉब करने को 15 दिन काम किया, अब आपसे गलती हो, नया नया फ्रेशर थे, आप काम कर रहे थे, आपसे गलती हो गई, अब कंपनी वालों ने उस गलती से आपको निकाल दिया। आपने कहा सर कोई बात नहीं, आपने निकाल दिया तो मैं कहीं और पकड़ लूंगा कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने 15 दिन काम किया ना, उसके पैसे दे दो मुझे। कंपनी कह रही है एक तो आपने गलती करी, ऊपर से पैसे मांग रहे हो। आपने कहा हाँ मैं तो मांगूंगा पैसे, मैंने 15 दिन काम किया, 15 दिन के पैसे दो। कह रहा हम नहीं देंगे। क्यों देंगे पैसे? पैसा मिलता है महीने के एंड में, आपने महीना काम ही नहीं करा, आपको 15 दिन से पहले निकाल दिया। मैंने कहा वो तो आपने निकाला ना सर, मैं तो काम करना चाहता हूँ। मतलब ब्रीच जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें तोड़ कौन रहा है? कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ रहे हो, कंपनी तोड़ रही है, मैं तो काम करना चाहता हूँ। चलो आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, मैं उस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि मैं नहीं कैपेबल हूँ आपके काम करने के अंदर, पर जितने मैंने काम किया होते मुझे पैसे दो। सही बात है ये नहीं है? सही बात है। अगर कंपनी मना करे तो आप केस कर सकते हो कंपनी पे कि भाई जितना मैंने काम किया उतना पैसा बनना चाहिए, मेरा अधिकार है कि जितना मैंने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करा उतना मेरा पैसा बनता है। दैट इज कॉल्ड शूट फॉर क्वांटम मैरिट्स। क्वांटम मैरिट्स का मतलब है एज मच एज अर्न। कितना कमाया था आपने 15 दिन में? सर मैंने 15 दिन में कमाई 15,000 रुपए सैलरी, तो उतना आपको मिलेगा, उतना आपको मिलेगा। Shoot for quantum marriage. In another word, it mean payment in proportion to the amount of work done. It mean payment in proportion to the amount of work done. जितना आपने काम किया उस हिसाब से पेमेंट पार्सली बेसिस पर दे दो। समझ में आया? क्लियर हो गया? चल अब देखो क्या रहा है, क्लेम फॉर क्वांटम मैरिज अराइज फ्लोइंग। किस चीज का क्लेम कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट डिस्कवर टू बी वॉइड। द क्वांटम मैरिज का जब आप क्लेम करते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के बीच में था वो वॉइड मान लिया जाएगा। दूसरा, when something has been done without any intention to do so gradually free, तो उस केस के अंदर आप क्लेम नहीं कर सकते। मतलब क्या कि आपने अगर उसके लिए कोई फ्री में काम किया, आपने अपनी इच्छा से काम करा, वो कह रहा था भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म, कह रहा मैं कर देता हूं कोई दिक्कत नहीं, आपने कर दिया उसके लिए काम। वो पहले दिन काम करा, दूसरे दिन में आपने खत्म कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, आप उसके लिए 10 दिन काम कर बैठे। आप दूसरे दिन में जब उसने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया तो आप 10 दिन उसके लिए जो 8 दिन आगे फ्री के काम करे वो आपकी मर्जी से था, आपको थोड़ा बोला तो उसने काम करने को, आपने फिर भी कर दिया, तो आप उस केस के पैसे नहीं मांग सकते, उस केस के ऊपर आप पैसे नहीं मांग।
तो जो काम विदाउट एनी इंटेंशन, ग्रेजुअली मतलब ग्रेट्युअसली मतलब होता है फ्री, मतलब जो आपने फ्री में अपनी इच्छा से काम करा, उस चीज के आप पैसे नहीं मान सकते कि भाई मैंने तो काम करा है तू मुझे पैसे दे। when one party refuse to perform the contract, तो ये क्वांटम मेरिट का क्लेम कब कर सकते हो? जब एक पार्टी रिफ्यूज कर दे पेमेंट करने के लिए, और दूसरा आपने उसके लिए काम फ्री में ना करा हो, और तीसरा कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाए। जब तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी एक पार्टी केस कर सकती है दूसरी पार्टी पे। पहली बात, मैंने कंपनी में जॉब करी, 15 दिन काम करा, कंपनी वाले ने कहा भाई अब आपको नहीं रखेंगे, आप हमारे से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे। कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड। पहले वैलिड था, जब हमने काम करा था वॉइड बन गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। मैंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। मैंने कहा 15 दिन मैंने आपके लिए काम करा है, फ्री में नहीं करा, मेरी इंटेंशन नहीं थी फ्री में काम करने की, मैंने सोचा था कि काम करूंगा पैसे मिलेंगे, तो मेरी इंटेंशन को फ्री में काम करने के लिए थी। और तीसरा, क्या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है? यस ब्रीच हुआ है। जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, वॉइड, फ्री में काम ना करा हो, ऐसी इंटेंशन ना रखी हो जो फ्री में काम हो, और तीसरा ब्रीच हो जाए, तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आप क्लेम कर सकते हो क्वांटम मेरिट्स के लिए कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था, ब्रीच हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा मेरी पार्टी, जो पार्टी की इंटेंशन नहीं थी फ्री में काम करने की, वो पैसों के लिए काम कर रहा था, पैसे दे, अब इतना काम करा उतना पैसे दे, जितना मैंने काम किया उतना पैसा। दिस इज द ओवरऑल चैप्टर खत्म यहाँ पर दोस्तों। बहुत अच्छा चैप्टर था, मजेदार चैप्टर था, और बहुत कुछ इसमें पढ़ने को मिला। आइए, तो यहां पर खत्म होता है दोस्तों आपका कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट। चलिए